हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और जो कि हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में हम पहले चैप्टर की शुरुआत किए हैं, जिसमें मैंने कुछ पैराग्राफ के बारे में 2 क्लास में कवर किया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था उसका आरंभ कैसे होता है और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में लोगों के जीवन के निर्वाह के क्या क्या तरीके थे। तो इस पैराग्राफ को यानी आरंभ को मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया था। आज हम देखेंगे कि निर्वाह के तरीके क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो था, वहाँ के लोग थे, आखिर में शुरुआती समय में उनके जीवन के निर्वाह के क्या तरीके हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो आपको मानचित्र 1 देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो कल ये मैप देखा था, तो आपको ये मानचित्र में देखने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा तो इस पेज नंबर में, यहाँ पर अगले पेज में दिया है मानचित्र 2। इसमें भी आपको कुछ स्थानों का नाम दिया है, जैसे सिंध दिया है, यहाँ पर कोट दीजी दिया है, आमरी नाल दिया है, यहाँ पर सिसवल दिया है। इन क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो एनसीईआरटी आपको दोनों चित्र देखने के लिए बोल रहा है। तो वही कह रहा है कि आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी वो ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। यानी ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा था, और जिसमें हमने देखा कि जो शुरू में है उसको आरंभिक हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं, और जो आरंभिक के बाद जो आता है उसको विकसित या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और जो इसके बाद विकसित के बाद जो हड़प्पा संस्कृति का काल आता है उसको परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर विकसित हड़प्पा सभ्यता आया, इसके पहले इस जगह पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के हमको साक्ष्य मिलते हैं, यानी उनके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। वही कह रहा है कि इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। यानी कहना चाह रहा है कि जो संस्कृति, जो जीवन के निर्वाह के तरीके आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में थे, वही हमको विकसित हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलती है। वही कह रहा है कि समान थे। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। तो आप आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोगों की बात करिए, चाहे विकसित हड़प्पा संस्कृति, ये दोनों समय के जो लोग थे, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? एक तो पेड़ पौधों से जो उत्पाद प्राप्त मिलते हैं उनसे, या फिर जानवरों से जिनमें मछली भी शामिल थी, ये लोग अपने भोजन को प्राप्त करते थे। करे कि यहाँ से जो जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। अब देखिए, हमको कैसे पता कि वो किस पेड़ पौधे के उत्पाद को खा रहे हैं या फिर मछली को भोजन में शामिल कर रहे हैं? क्योंकि हमको वहाँ से जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं, या फिर हो सकता है मछली की हड्डी भी मिली है, इससे अनुमान लगता है। करे कि इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। वही कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें मिले, जैसे अनाज हो गया, मछली के हड्डी के साक्ष्य हो गए, चाहे जो भी, वो जो पुराने पेड़ पौधों के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं, तो इसका अध्ययन जो करते हैं वो पूरा वनस्पति विज्ञानी ही करते हैं, और पुराने पेड़ पौधों के बारे में भी हमको जानकारी देते हैं। कह रहे कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में हमको गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल भी शामिल मिलते हैं। अब देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं वो जो अनाज है उनमें किन किन का प्रयोग करते हैं? तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, सफ़ेद चना और तिल को ये लोग इस्तेमाल करते थे। देखिए, यहाँ पर इसमें चावल का नाम नहीं दिया, लेकिन चावल का वो लोग बहुत कम ही इस्तेमाल करते थे। करे कि बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। तो देखिए, यहाँ से 1 लाइन और क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाजरे के दाने हमको कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में? तो वो हमको गुजरात में मिले हैं। तो वही कह रहे हैं कि बाजरे के दाने गुजरात
के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, वहीं चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। देखिए ये सारे फसल तो अधिक मात्रा में मिले हैं, लेकिन चावल के दाने बहुत कम ही मात्रा में मिले हैं। करें कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में हमको मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां भी शामिल है। अब देखिए हमने तो फसलों में देखा कि क्या क्या किनके साक्ष्य मिलते हैं, और जानवरों में देखें तो इनकी हड्डियों में हमको मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां हमको मिलती हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों तथा अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस किस पशु या जानवर को पालतू बनाते थे। तो इसमें दिया है भेड़, बकरी, भैंस और सुअर को। तो वही कह रहा है कि जो पुरातत्वविद हैं, जो पुराने चीज़ों के बारे में, चाहे पुराने जीवों के बारे में हमको जानकारी देते हैं, उनसे पता चलता है कि ये सारे जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं पालतू थे। करे कि जंगली प्रजातियों जैसे वरा सुअर को बोला जाता है, तो जैसे वरा, हिरण तथा घड़ियाल की भी हड्डियां मिलती है। ऊपर के जो 4 नाम दिए हैं इसके सिवा यहाँ पे एक और नाम दिया है सुअर यानी वरा, और दूसरा नाम दिया है घड़ियाल। इनकी भी हड्डियां हमको हड़प्पा सभ्यता से मिलती हैं। करे कि हम यही नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। कर है इसमें एनसीईआरटी में कि हम लोग अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि जो हड़प्पा निवासी थे जानवरों का शिकार स्वयं करते थे कि वो किसी और के द्वारा शिकार किए गए जानवरों का मतलब इस्तेमाल करते थे मांस के रूप में या जिस भी रूप में। और यहाँ पर हमको मछली और पक्षियों के भी हड्डियाँ मिली हैं। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग से छूटा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, जो भी बॉक्स में दिया रहता है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती इसको। देखिए यहाँ पर दिया है कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। तो आरंभिक मतलब जो शुरुआती में हड़प्पा संस्कृति थी, और विकसित जो अपने ये चरम अवस्था में थी, इसका पूर्ण रूप से ये शहरीकरण हो चुका था। तो यहाँ पे 2 नाम दिया है, सिंध और चोलिस्तान। अब देखिए सिंध तो आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो चोलिस्तान वाला हिस्सा है, ये जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, इसको चोलिस्तान बोला जाता है। और हमको सिंध और चोलिस्तान से भी हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्थल मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आइंदा आपसे कभी पूछे कि चोलिस्तान वाला हिस्सा कौन सा है, तो थार रेगिस्तान है। इसका विस्तार जो पश्चिम पाकिस्तान में है, पश्चिम में, उसी को चोलिस्तान बोला जाता है। तो यहाँ इनकी कुछ संख्या भी दिया है कि बस्तियों की संख्या कितना है। तो बस्तियों की संख्या सिंध में 106 थी और चोलिस्तान में 239। तो सिंध से ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल मिले हैं वो हमको चोलिस्तान में मिले हैं। यहाँ पर देखिए कि आरंभिक हड़प्पा स्थल हमको सिंध में 52 मिले हैं, तो चोलिस्तान में 37 मिले हैं। विकसित हड़प्पा स्थल के साथ जो संख्या है वो हमको सिंध में 65 मिली है, तो वहीं चोलिस्तान में 136 मिली है। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या सिंध में 43 है, तो चोलिस्तान में 132। और लास्ट में यहाँ दिया है कि त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, तो सिंध में इनकी संख्या 29 है और चोलिस्तान में 33। तो ये कुछ स्थल है, हालांकि आंकड़े याद नहीं भी रखेंगे तो कम से कम ओवरऑल इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन से स्थल में मतलब कहाँ पर किन की संख्या ज़्यादा है या फिर कम है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो और सारे जो कंपटीशन एग्जाम में होते हैं वहाँ पूछ सकता है। तो यहाँ देखते हैं इसके। तो ये था आपका मानचित्र 2, जिसको मैंने शुरू में ही दिखा दिया था आप लोग को। अब यहाँ दिया है कि कृषि प्रौद्योगिकी। चलिए इसमें एक पैराग्राफ को देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। कह रहा है कि हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। तो देखिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कृषि तकनीकों को अपनाते थे उनमें हमको किसका साक्ष्य मिलता है, तो कृषि के संकेत मिलते हैं अनाज के दानों द्वारा। कह रहे कि वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, यानी जो साक्ष्य मिले हैं उनसे एक्यूरेट पता नहीं चलता है कि वो कृषि किन पद्धति से या किन विधि से करते थे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में उनको जानकारी थी। वृषभ अर्थात बैल। और
इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, और उसके बाद इसमें बताया गया कि हमको मुहरों पर या फिर जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं उस पर वृषभ के बारे में उससे जानकारी मिलती है। वो चाहे मुहर हो गए चाहे वो मृण मूर्तियाँ हो गई, और वृषभ के जो चिन्ह मिलते हैं उससे पता चलता है कि ये लोग बैलों से परिचित हैं और इनका प्रयोग भी खेती में करते होंगे। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। और देखिए ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन भी जो स्कूल में एग्जाम होता है उससे क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो देखिए कह रहा है कि चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, रेगिस्तान वाला हिस्सा थार मरुस्थल का, और बनावली, ये 2 जगह से हमको मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी राजस्थान से भी हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे देखा जाएगा कि चोलिस्तान और बनावली से हमको मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलते हैं, वहीं कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आरंभिक हड़प्पा स्थलों से क्या है, संबंधित है। तो ये जो कालीबंगा है ये पूछेगा कैसा स्थल है, तो यह आरंभिक हड़प्पा स्थल इसको बोल सकते हैं, जहाँ से शुरुआती साक्ष्य ये मिले हैं। करे कि इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब देखिए इसमें बता रहा है कि जो हलों के साक्ष्य मिले हैं वो ऐसे एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलों को उगाया जाता था। आगे के पैराग्राफ में देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। उस समय के जो भी हथियार मिले हैं उनसे अनुमान लगाया गया है कि आखिर में कैसे फसलों को काटा जाता होगा या फिर इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? एनसीईआरटी यहाँ खुद मतलब क्वेश्चन उठा रहा है कि आखिर में वो लोग इन औजारों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, या फिर हाथ में पकड़कर पत्थरों के फलकों के रूप में कर रहे हैं कि या फिर धातु के औजारों का प्रयोग कर रहे हैं। कृषि की बात हो रही है कि फसलों की कटाई के लिए वो कैसे कैसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आगे दिया है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। अर्ध शुष्क मतलब कि वहाँ कुछ हिस्सा जो क्या है सूखा हुआ है, इन क्षेत्रों पर हमको हड़प्पा स्थल मिलते हैं। अब मानिए जो सूखा क्षेत्र होगा वहाँ वर्षा की कमी होगी और वहाँ पे हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही करें कि जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्रों में स्थित है तो ये लाजमी है कि वहाँ वर्षा नहीं होगी, इसीलिए उनको सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ेगा कृषि हेतु। करें कि अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुका है एग्जाम में ऑलरेडी कि हमको नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो ये जो जगह है सोर्तुघई जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से हमको नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। और देखिए कह रहे कि हमको कहाँ से नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो वो है पंजाब और सिंध में। हमको यहाँ से कोई भी नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का